नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर और आज हम बात करने जा रहे हैं जनता के मुद्दे की। तो आपको पता ही है कि कल से राजस्थान के 12वीं क्लास के लिए जो परीक्षा है वो शुरू होने जा रही है। कल बच्चों के लिए बड़ा दिन है क्योंकि कल 12वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। राजस्थान के लाखों छात्रों के भविष्य बनाने की दिशा में ये पहला कदम है। ऐसे में 12वीं के छात्रों के लिए ये परीक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। कोरोना काल में लंबे समय तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहने से बच्चों को ऑनलाइन क्लास के भरोसे रहना पड़ा। लंबे समय बाद बच्चों की ऑफलाइन परीक्षा हो रही है। ऐसे में बच्चों के लिए ये बड़ी चुनौती भी है, लेकिन बच्चों को परीक्षा से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आज के एजेंडा में हम बात करेंगे परीक्षा के एक दिन पहले कैसे करें तैयारी, छात्रों को तनाव मुक्त रहने के क्या उपाय होंगे, साथ ही बात करेंगे बोर्ड परीक्षा के सफलता के मूल मंत्र क्या हैं। लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए करीब 20 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 26 मार्च तक होगी और 12 जिले ऐसे हैं जिन्हें बोर्ड द्वारा संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। तो एक दिन बच्चे हैं और ऐसे में सारे बच्चे तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि कल परीक्षा है और जैसे ही परीक्षा नज़दीक आती है तैयारी की जो रफ्तार है वो तेज़ हो जाती है। हमारे साथ शिक्षाविद देशबंधु दाधी जी जुड़े हुए हैं अजमेर से। देशबंधु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी राजस्थान न्यूज़ में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अब एक दिन बच्चे हैं, तनाव मुक्त भी रहना है, तैयारी भी करना है। कैसे करें तैयारी एक दिन में कि कम से कम सिलेबस को एक नज़र से देखकर चले जाएं और परीक्षा सही तरीके से हो जाए? बताइए, क्या टिप्स देंगे आप? देखिए, एक दिन पहले पहली चीज़ तो ये है कि एक दिन पहले की हम सोच के चलें तो एग्ज़ाम्स की तैयारी में और भी ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। सिर्फ एक दिन बचा हो तो सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। परीक्षा है, परीक्षा नाम ही अपने आप में एक फोबिया सा हो जाता है। एग्ज़ाम्स कहते ही जैसे पता नहीं क्या हमारा हाजमा ख़राब हो जाता है, डाइजेशन इम्प्रॉपर हो जाता है, बच्चों की नींदें गायब हो जाती हैं, समय कब से कब कहाँ चला गया पता ही नहीं चलता। लेकिन इस स्ट्रेस को रखते हुए अगर हमने पढ़ाई की तो जो करी हुई होगी वो तैयारी भी ख़त्म हो जाती है, उसमें भी कोई काम नहीं हो पाता। मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो स्ट्रेस फ्री रहिए, खुश रहिए। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम को एक फोबिया मत बनाइए, एक डर मत बनाइए। अगर उस डर में जिएंगे तो जो आप काम करते होंगे ना वो भी नहीं कर पाएंगे। वो मत होने दीजिए। अपने आप को खुश रखिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए। इन सब चीज़ों से मुक्त होने के लिए सबसे पहली चीज़ एक टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। टाइम टेबल ये नहीं कह रहा मैं कि सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई को लेकर के बनाइए, जी नहीं। टाइम टेबल आप बनाइए जिसमें आप सभी चीज़ों को शामिल कीजिए। जी। आपको खेलकूद पसंद है, शामिल कीजिए। आपको टीवी देखना है, शामिल कीजिए। आपको सोना है, शामिल कीजिए। आपको माता पिता के साथ बैठ कर के गप्पे मारनी है, शामिल कीजिए। बढ़िया खाना खाना है, शामिल कीजिए। ये तमाम चीज़ें अपने टाइम टेबल में भी शामिल कीजिए। सिर्फ पढ़ाई का टाइम टेबल नहीं बनाना है, उसमें पढ़ाई को साथ में संलग्न कर लीजिए। दूसरी चीज़, जहाँ तक हो सके प्रॉपर स्लीप लीजिए, नींद अच्छी लीजिए। पढ़ाई के समय में या परीक्षा के समय में ये मान के चलिए, ये पक्की बात होती है कि बच्चों की नींदें हराम हो जाती हैं जी। वो नहीं होने दीजिए। देर रात तक पढ़ना, 1-1, 2-2 बजे तक पढ़ रहे हैं, सुबह 5 बजे वापस तैयार होनी शुरू कर दी है, साहब 6 साढ़े 6 बजे तो तैयार होकर के पेपर देने चले जाना है, वो मत होने दीजिए। देशबंधु जी, एक सवाल ये भी है, फ्री रखिए। बिल्कुल, बहुत दुरुस्त फरमाया आपने। एक सवाल ये भी है कि जब हम रिवीजन करते हैं, और रिवीजन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी हो? जी,
आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, क्या रिवीजन की क्या स्ट्रेटजी हो जिससे हमारे दिमाग में फैक्ट्स रहें? जी जी जी। देखिए, कई बार क्या होता है, जब हम किसी प्रश्न का उत्तर याद करने बैठते हैं, समझने बैठते हैं, तो एक दिन पहले की तैयारी में वो समझाइश तो हमें हो नहीं पाती। हम उसे याद करने की कोशिश करते हैं, कंठस्थ करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्रैमिंग अप। उस समय क्या होता है कि कोई आंसर किसी क्वेश्चन में जुड़ जाता है, किसी क्वेश्चन का कोई आंसर और चला जाता है। हाँ। वो नहीं होना है। आपको जो रिवाइज करना है ऐसे टाइम पे, और अगर आपको कोई आंसर याद नहीं हो रहा है, उसकी एक बहुत सिंपल सी फॉर्मूला बताता हूँ आपको। जी जी। मान लीजिए 10 लाइनों का कोई आंसर है और आपको याद नहीं हो रहा, कई बार आप कोशिश कर चुके हैं। ठीक है। आप क्या कीजिए, आपकी कुछ ना कुछ फेवरेट्स ज़रूर होंगे। फेवरेट्स जैसे बेस्ट एक्टर, योर फेवरेट एक्टर, फेवरेट एक्ट्रेस, फेवरेट फूड, फेवरेट ड्रेस, फेवरेट पर्सन, फेवरेट फ्रेंड, ये कुछ इस तरह के आप फेवरेट्स निकालिए अपने, और उनको फ्लैग मार्क दे दीजिए उस जगह पर। उस जगह पर एक फ्लैग मार्क लगा दीजिए। फ्लैग मार्क कैसे लगा दें वो भी बता देता हूँ। आप स्टिकी नोट्स लीजिए और स्टिकी नोट पे अपने फेवरेट एक्टर का नाम लिख करके उस जगह चिपका दीजिए जहां आपको वो आंसर याद नहीं हो रहा। चूंकि आप अपने फेवरेट एक्टर का नाम नहीं भूल सकते, तो जैसे ही आप उस क्वेश्चन का आंसर भूलेंगे, आपको सिर्फ एक चीज़ याद करनी है, अपना फेवरेट एक्टर। आपको कम से कम वो चीज़ याद आ जाएगी कि फेवरेट एक्टर की स्लिप मैंने किस जगह लगा रखी है। आप वहाँ से उस चीज़ को शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद आप कहीं भूले तो उस जगह पे दूसरा फ्लैग लगा दीजिए, फेवरेट एक्ट्रेस। फिर आपको भूले तो आपको याद करना है कि मेरी फेवरेट एक्ट्रेस मैंने कहाँ लगाई थी, वहाँ लगाई थी। उस जगह से आप वापस उस चीज़ को याद करना शुरू कर दीजिए, नहीं भूलेंगे। ये आजमाई हुई चीज़ें हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं भी इन चीज़ों से गुजरा हूँ, मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ। और जब ये चीज़ें मैंने करनी शुरू करी थी तो रिवीजन के टाइम पे वो आंसर्स मुझे याद होने लगे थे जो मुझे याद नहीं हो रहे थे। और एग्ज़ाम टाइम पे जब मैंने उसी चीज़ को वहाँ पर लिखा तो आराम से लिखने में आ गया था। जी। आजकल देशबंधु जी दिक्कत तो ये भी है ना कि ज्ञान तो चारों तरफ फैला हुआ है। कहते हैं ना कि वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। तो ये भी समस्या है। मैं आपके पास लौटूंगा। ड्रॉप टू ड्रिंक। जी, मैं आपके पास लौटूंगा। और हमारे सहयोगी कोटा से हिमांशु मित्तल जुड़े हैं, जिसे एजुकेशन सिटी कहते हैं। हिमांशु, आप बताइए, बच्चों में एग्ज़ाम को लेकर कैसा उत्साह है? क्योंकि देखिए, क्लासेस तो ऑनलाइन चली हैं, एग्ज़ाम ऑफलाइन है। कमर बिल्कुल ठीक कहा। क्लासेस तो ऑनलाइन चली हैं, एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा, क्योंकि वो दौर कोरोना का था। अब सब कुछ सामान्य है, सब चीज़ें पटरी पर हैं, तो एग्ज़ाम ऑफलाइन। लेकिन निश्चित तौर पर कल से एग्ज़ाम की शुरुआत हो रही है, तो बच्चे पूरी शिद्दत के साथ में अपनी जो तैयारी है उसे करने में जुटे हुए हैं। और मेरे साथ में फ़िलहाल एजुकेशन सिटी कोटा, जिसको एजुकेशन सिटी बनाने में जिन लोगों का योगदान रहा, उनमें से एक है महेश विजय साहब, जिन्हें एजुकेशन एक्सपर्ट के तौर पर भी जाना जाता है। सर, मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि लंबे समय से कोटा में एजुकेशन की जो पाठशाला है वो आप लोगों ने ही शुरू की। मैं जानना चाहूँगा कि कल से जब आरबीएससी के बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो किस तरह से बच्चे जो तैयारी है वो कर रहे हैं, और कुछ ट्रिक्स भी आपके ज़रिए हम जानना चाहेंगे। जी, न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि विद्यार्थियों के हित की बात सोच रहे हैं। कल से राजस्थान बोर्ड के पेपर शुरू हो रहे हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को 3 बात कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस। ये सच है कि जो आज 10th का विद्यार्थी है, उसने 8th का एग्ज़ाम नहीं दिया, 9th का एग्ज़ाम नहीं दिया, पहली बार वो सीधे सीधे बोर्ड में आ रहा है। परंतु जहाँ तक मुझे जानकारी है कि मैंने अपनी संस्थाओं में और दूसरे मित्रों के यहाँ भी मैंने देखा है कि सब ने प्री बोर्ड के 2-2, 3-3 पेपर लिए हैं। बच्चे को बोर्ड परीक्षा से डर जैसी चीज़ बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि परीक्षा देना तो हर विद्यार्थी का एक दायित्व सा है, एक फॉर्मेलिटी है, एक आवश्यकता है, और ये हमने चुनी है। बोर्ड परीक्षा का फीस जमा करते हैं, फार्म भरते हैं, तो परीक्षा तो हमें देनी है। ऐसी स्थिति में डर किस बात का? उसको तो आना ही है और हमें उसका मुकाबला करना है। डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने बहुत ध्यान रखा है। 2 साल बाद बच्चा एग्ज़ाम में बैठ रहा है, तो बोर्ड को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सिलेबस को कम किया है,
और वो सिलेबस हर विद्यार्थी जो भी स्कूल में गया है अक्टूबर से अब तक कवर कर चुका। हर विद्यार्थी मॉडल पेपर दे चुका, हर विद्यार्थी प्री बोर्ड दे चुका। नहीं भी दिया हो तो भी ऐसे विद्यार्थियों को मेरा कहना है कि आप निश्चित रूप से सक्सेस होंगे, क्योंकि जितनी नॉलेज आपको है वो 10th के और 12th के एग्जाम देने के लिए पर्याप्त है। बस डरे नहीं, अपने आप को रिलैक्स बना कर रहे हैं। एक सवाल और सर, पूरी तरह से स्ट्रेस फ्री रहे, क्योंकि देखिए कुछ भी कहें, एग्जाम अगर सर होता है तो स्ट्रेस का लेवल कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी होता जरूर है, उससे कैसे स्टूडेंट पार पा सकते? स्टूडेंट रात को बहुत देर रात तक पढ़ने की कोशिश न करें। 11 बजे हर हालत में सो जाएं ताकि सुबह फ्रेश उठ सके। अगर एग्ज़ाम के दिनों में चिंता करके और 2 बजे तक पढ़ाई की तो सुबह जब 6 बजे उठ के तैयार होके और परीक्षा केंद्र में जाएगा तो सिर भारी रहेगा। मेरा विद्यार्थियों से आग्रह है, भले ही कम पढ़ लें पर अपने मन और मस्तिष्क को, शरीर को स्वस्थ रखकर परीक्षा केंद्र में जाएं। जितना आपको आता है मेरा विश्वास है कि आप उसमें फर्स्ट डिवीज़न से कम मार्क्स नहीं लाएंगे, परंतु अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं होने दें। और कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होगा जब आपका शरीर, मन, मस्तिष्क स्वस्थ होगा। उसके लिए पर्याप्त नींद लेकर चलें, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ऐसा कोई परीक्षा का विषय नहीं है कि जिसकी वजह से, क्योंकि परीक्षा हमें पास करने के लिए ही होती है। फेल तो वो विद्यार्थी होता है जो कसम खा ले कि देखें कोई मुझे पास करके दिखाए, तो फिर बोर्ड भी क्या कर सकता है। एक सवाल और, क्योंकि अभी स्टूडियो से भी सवाल की शुरुआत यहीं से हुई थी कि जो क्लासेस थी वो तो ऑनलाइन लगी और एग्ज़ाम ऑफलाइन हो रहा है, तो इसका कोई बदलाव आएगा या इससे कुछ अंतर जो है वो हम महसूस कर सकते हैं? नहीं सर, कोरोना काल में अक्टूबर से 9, 10, 11, 12 की ऑफलाइन कक्षाएं लगी हैं, इसलिए वो विषय नहीं रहा कि विद्यार्थी बिल्कुल अननोन रहा। और जिस विद्यार्थी ने 8 तक की भी पढ़ाई कर रखी है और जो भी 12th में आया वो तो 10th का बोर्ड दे चुका है, इसलिए कोई डरने वाली, 10th का बोर्ड उसने नहीं दिया पर 9th का एग्ज़ाम दिया है और स्कूलों में 9th का एग्ज़ाम भी 10th के पैरेलल लिया जाता है। आज की इन स्थितियों में विद्यार्थी बस डरे नहीं, कॉन्फिडेंस को रखे और रिलैक्स मूड में एग्ज़ाम दे। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि जिन विद्यार्थियों ने इसको डर नहीं समझा, अपने कॉन्फिडेंस के साथ और रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दिया, वो निश्चित रूप से सफल होगा। उसको कहीं डर की या सोच की बात नहीं। सर, जो एग्ज़ाम्स टाइम होता है वो अपने आप में बहुत अहम होता है। एग्ज़ाम जो ड्यूरिंग उसके बीच में जब हमारे पास में हम एग्ज़ाम हॉल के अंदर पहुंचते हैं, जैसे ही हम उस सीट पर बैठते हैं, एग्ज़ाम पेपर हमारे पास में आता है, तो उन चंद पलों के लिए, क्योंकि उसी में उसका जो भविष्य है वो निर्धारित हो जाता है, उस पल के अंदर उसकी जो साइकोलॉजी है वो क्या काम कर रही है, उससे ही वो बेहतर रिजल्ट दे पाता है। उसको लेकर के कुछ अहम बात है? विद्यार्थियों को इसके लिए कहना चाहूँगा कि जैसे ही पेपर हाथ में आए 30 सेकंड तक आप पढ़ना शुरू ना करें। 30 सेकंड यानी आधा मिनट, और पेपर को रख के अपने आप को कंप्लीट करें, एक अंगड़ाई सा लें और उसके बाद तसल्ली से पेपर को पढ़ें। पूरा पेपर पढ़ने के बाद ही प्रश्न के उत्तर देना शुरू करें, अन्यथा अनेक बार मैंने महसूस किया है पिछले 40 वर्षों के अनुभव में कि टॉपर स्टूडेंट भी पेपर पढ़ के और एकदम से अगर लिखना शुरू कर देता है तो वो बहुत सारी चीज़ें भूलने की स्थिति में भी आ जाता है। कभी कभी कुछ % विद्यार्थी अवसाद का शिकार हो जाते हैं। इसलिए एग्ज़ाम टेबल पर बैठे हुए हमें 1 मिनट इस बात के लिए खर्च करना है कि 30 सेकंड पेपर लेने के बाद रिलैक्स करें और उसके बाद पेपर पढ़ के फिर 30 सेकंड 40 सेकंड का रिलैक्स लें और फिर क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करें। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो कमर, देखिए मैंने तमाम सवाल किए और निश्चित तौर पर ये जो जवाब है वहाँ से वो तमाम दर्शक, वो तमाम स्टूडेंट्स, बिल्कुल ज़रूर जो दर्शक हैं, जो छात्र हैं ख़ास तौर से, वो ज़रूर इन टिप्स से लाभान्वित होंगे। हमारे साथ शिक्षाविद देशबंधु दादी जी भी जुड़े हुए हैं लगातार, वो भी अच्छी अच्छी टिप्स दे रहे हैं, अनुभव साझा कर रहे हैं। देशबंधु जी, अगर हम जब परीक्षा जिस दिन होती है, यानी टाइमिंग मान लीजिए 9 बजे है, तो परीक्षा केंद्र पर बच्चे पहुंच जाते हैं। कोई पेड़ के नीचे पढ़ रहा होता है, कोई यहाँ पढ़ रहा होता है, कोई वहाँ पढ़ रहा होता है, और देखने वाला सोचता होगा ये कितना पढ़ाकू है, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, हमारा कुछ नहीं होगा, इसका होगा। जी हाँ, ये फैक्ट है। लेकिन इस चीज़ में मैं एक बात जानता हूँ, और जो मैंने खुद ने जिन चीज़ों से गुजरा हूँ वही बता रहा हूँ, कि ये जो एंड मोमेंट का,
किताब हाथ में लेकर के इधर उधर घूम के पढ़ लेना वो किसी काम नहीं आता। टू बी वेरी ट्रू, नहीं आता। इससे एक चीज़ ज़रूर होती है कि जो आपको याद है वो भी आप भूलना शुरू कर देते हैं उस स्ट्रेस में। और जैसे ही आपने अभी कहा कि जब हम परीक्षा केंद्र में पहुंचते हैं और उस सीट पे जब बैठते हैं तो हीट ऑफ द सीट जो होती है, उस सीट की जो गर्मी होती है परीक्षा के नाम की, जी। वो हमें जो आता है वो भी भुला देती है। कतई ये नहीं करना चाहिए। मैं इस जगह पर एक बात ज़रूर कहूँगा कि वहाँ जो विद्यार्थी हैं, कि आपने बोला पेड़ के नीचे बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, वो नहीं करना है। आप लोग आपस में इकट्ठे होइए, 2 4 5 विद्यार्थी इकट्ठे होइए और आपस में किसी भी चीज़ को लेकर के डिस्कशन कीजिए, अपने उस पेपर को लेके। कई बातें ऐसी होती हैं कि हो सकता है मुझे जो चीज़ याद है वो सामने वाले को याद ना हो, और उस दौरान वो जो डिस्कशन हेल्दी हुआ है लास्ट मोमेंट्स का, वो हमें वो पॉइंट्स याद दिला देता है परीक्षा के टाइम पर। और ये वाकई होता है, ये वाकई होता है। एक चीज़ का ध्यान रखें, मैं सभी विद्यार्थियों से ये अनुरोध ज़रूर करूँगा, एग्ज़ाम्स के दिनों में हेल्दी डाइट लेना ज़रूरी है। घर पे खाएं, जंक फूड खाना अवॉइड कर दें, ज़्यादा सुस्ती लाता है, कोई काम नहीं करेगा। जितना हेल्दी डाइट घर पे हल्का खाना खाएंगे उतना आपका मस्तिष्क अच्छा चलेगा, तेज़ चलेगा, नींद पूरी होगी। जब आपकी नींद पूरी है, खाना अच्छा आप ले रहे हैं, स्ट्रेस फ्री अपने आप को रखें और खुशनुमा रहिए ना। जो फोबिया है परीक्षा का वो क्यों लेना है, वो मत लीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, जितनी भी क्लासेस ऑड और इवन नंबर की होती हैं उनमें डिफरेंस होता है। जितनी भी क्लासेस ऑड नंबर्स की हैं, 1 3 5 7 9 11, ये क्लासेस थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, ये थोड़ी वाकई डिफ़िकल्ट होती हैं। और जो इवन नंबर्स की क्लासेस हैं 2 4 8, ये वाली जो क्लासेस हैं, इनमें जब हम परीक्षा लेते हैं, जिसमें 10th बोर्ड भी आता है, 12th बोर्ड भी आता है, जैसे अभी कोटा वाले श्रीमान जब कह रहे थे कि 10वीं की परीक्षा के पहले जब 9th की परीक्षा वो ऑलरेडी ले चुका है, तो 10वीं की परीक्षा उसके लिए कतई डिफिकल्ट नहीं होती। ये फैक्ट है, क्योंकि 9th की परीक्षा लेने के बाद में जब वो 10वीं की ले रहा है तो उसके लिए 10वीं बोर्ड आसान पड़ेगा। 11वीं के लेने के बाद जब वो 12वीं के ले रहा है तो 12वीं का बोर्ड आसान पड़ेगा। ये फैक्ट होता है। तो इसलिए कतई इन चीज़ों पे करने की ज़रूरत नहीं है। हेल्दी डिस्कशंस कीजिए, ग्रुप बना लीजिए, चाहे जूम पे करिए, चाहे सामने बैठ के करिए। ये जो हेल्दी डिस्कशंस होते हैं उसमें बहुत कुछ अच्छा जानने को मिल जाता है, और परीक्षा केंद्र में परीक्षा के टाइम पे वो चीज़ें बड़ी काम आती हैं। ये मेरा मानना है। बिल्कुल देशबंधु जी, आप 12वीं की जो परीक्षा है वही तो भविष्य की दिशा तय कर देती है कि आगे ये छात्र करेगा क्या। ऐसे में इस संदर्भ में भी छात्रों को गंभीर हो जाने की ज़रूरत है कि ये कोई मामूली परीक्षा नहीं है, यही आपकी भविष्य की दिशा दशा तय करेगी। जी देखिए, जब हम ये सोच लेते हैं कि 12वीं की परीक्षा के बाद में मुझे इस चीज़ में प्रवेश लेना है, इसकी शुरुआत तो हम 9वीं क्लास से शुरू कर देते हैं, 9th क्लास से शुरू कर देते हैं, क्योंकि बेस बनना आपका जूनियर क्लासेस में शुरू हो जाता है। पेरेंट्स को थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है उस चीज़ के लिए कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, ये 2 फील्ड्स ऐसे हैं जिसमें पेरेंट बड़ी मुस्तैदी से काम करता है। बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बच्चे को इंजीनियर बनाना है, जी ज़रूर बनाइए। मैं आशीर्वाद देता हूँ स्टूडेंट्स को। मान लीजिए कि अजमेर शहर के सभी विद्यार्थी जो हैं वो डॉक्टर्स बन गए, सभी बन गए, सब डॉक्टर्स बन गए। अब एक डॉक्टर साहब के क्लिनिक का जो वॉशरूम का जो वॉश बेसिन है उसका नल ख़राब होता है, जी, और वो टपकना शुरू कर देता है। हाँ, उसके लिए उनको प्लम्बर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, अपने पड़ोसी को फ़ोन करके पूछते हैं, यार कोई प्लम्बर जानकार है, भेजो। वो पड़ोसी भी तो डॉक्टर है। हाँ। वो तीसरे को फ़ोन करता है, वो तीसरा भी डॉक्टर है, चौथे को फ़ोन करता है, चौथा भी डॉक्टर है। एक प्लम्बर मिलता है जयपुर में, आता है, वॉशर चेंज करता है, 5 रुपये के वॉशर के 500 रुपये लेके जाता है। जी। क्यों? सारे शहर में तो डॉक्टर बने हुए हैं, प्लम्बर तो कोई है ही नहीं। हर चीज़ ज़रूरी है, होलिस्टिक एजुकेशन इसीलिए काम करती है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी दादी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और वाकई हमें कम से कम बच्चों को तो ये स्वतंत्रता देनी होगी कि वो भविष्य में क्या बनना चाहेगा। हमें ये नहीं थोपना है कि वो डॉक्टर बनेगा, वो इंजीनियर बनेगा, लेकिन कई बार माता पिता अपने बच्चों को फोर्स करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है।
बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी आपका, आपने वक्त दिया, ज़ी राजस्थान न्यूज़ पर आपने इतने अच्छे अच्छे विचार रखे। ज़रूर जो छात्र हैं इसका पालन करेंगे, इसको अपनाकर ज़रूर अपने जीवन में वो लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।